बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो कक्षा में नागार्जुन की कविता तुम किशोर तुम तरुण के दूसरे बंद की व्याख्या हम यहाँ पर आज इस कक्षा में करेंगे और देखेंगे कि दूसरे बंद दूसरा जो गद्य अंश है उसके माध्यम से कवि ने इस कविता में और क्या नया संदेश नई बात कहनी चाहिए। इससे पहले की वीडियो में इस प्रथम गद्यांश के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इस कविता के अंतर्गत नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत जो वैचारिक एक अंतर होता है, भेद होता है, उससे नई पीढ़ी को हमेशा रंज रहता है, क्षोभ रहता है और वो पुरानी पीढ़ी के प्रति हमेशा शिकायती भाव से ग्रसित रहती है। लेकिन पुरानी पीढ़ी, कवि यहाँ पर पुरानी पीढ़ी के माध्यम से नई पीढ़ी को एक संदेश यहाँ देना चाह रहा है और नई पीढ़ी के लिए एक लोक कल्याणकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है पुरानी पीढ़ी के माध्यम से। और उससे ये अपेक्षा की गई है नई पीढ़ी से कवि के माध्यम से, कवि के द्वारा, कि पुरानी पीढ़ी के पास जो अनुभवों का जो पुंज है, अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना जो जीवन पक्का किया है, उस अनुभव के आधार पर तुम अपने लिए मशाल की तरह उसको यूज कर सकते हो, उसे उपयोग में ले सकते हो और अपने लिए जो रास्ता तुम तय करो उस रास्ते में जिसमें कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, उन विपरीत माहौल में, परिस्थितियों में वो उनका अनुभव निश्चित ही नई पीढ़ी के लिए मशाल की तरह काम करेगा। तो पुरानी पीढ़ी के द्वारा जो प्रेरणा दी जा रही है वो इस कविता में मुख्य भाव को समाहित किए हुए है। इस कविता का दूसरा बंद इस प्रकार है, तुम किशोर तुम तरुण तुम्हारी अगवानी में, अगवानी मीन्स स्वागत, तुम्हारी अगवानी में खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन, खोद रहे जहरीली घासें, पगडंडियां निकाल रहे हैं, गुमफित कर रखी है हमने ये निर्मल निश्चल प्रशस्तियाँ। देखिए इसमें कहीं भी तुकांत नहीं है, कहीं भी इसमें छंद नहीं है, तो ये मुक्त छंद और अतुकांत कविताएं हैं जो निराला जी के द्वारा इसमें वर्णित की गई है। गुम्फित कर रखी हैं हमने ये निर्मल निश्चल प्रशस्तियाँ, आओ आगे आओ अपना दाएं भाग लो, अपने स्वप्नों को पूरा करने की खातिर, तुम्हें नहीं तो और किसे हम देखें बोलो, निबिड़ अविद्या से मन मूर्छित तन जर्जर है भूख प्यास से, व्यक्ति व्यक्ति दुख दैन्यग्रस्त है, दुविधा में समुदाय पस्त है, लो मशाल अब घर घर को आलोकित कर दो। मशाल मैंने अभी आपको बताया था, लो मशाल, ये नए प्रतीक यूज करते हैं, सारे प्रकृतिवादी कवि हैं ये। और मशाल यहाँ पर जो प्रतीक है ये है अनुभव पुंज, पुरानी पीढ़ी का ऐसा अनुभव पुंज जो नई पीढ़ी के लिए परिपक्वता का काम करेगा, अर्थात उनके अंदर उत्साह पैदा करेगा, उनके लिए निर्णय की स्थिति में निर्णय लेने में सक्षमता का काम करेगा। तो लो मशाल अब घर घर को, मशाल कौन दे रहा है? पुरानी पीढ़ी दे रही है नई पीढ़ी को, अब घर घर को आलोकित कर दो। और ये अपेक्षा है पुरानी पीढ़ी की नई पीढ़ी से कि अब तुम न केवल अपने घर को बल्कि दूसरों के घर घर को भी प्रकाशित कर दो अपने सद्विचारों से। जो सद्विचार तुम्हें संस्कार में पुरानी पीढ़ी से मिल रहे हैं उन्हें सहर्ष
धारण करो, विचलित ना हो, क्रोध ना करो, क्षोभग्रस्त ना हो और एक सद्व्यवहारिक होकर के इस समाज के हर दुख को दूर करो। आलोकित का मतलब यहाँ प्रकाशवान करना। किसको प्रकाशवान करना? स्वयं को और स्वयं के साथ रहने वाले लोगों को। अर्थात स्वयं का मतलब व्यक्ति और साथ रहने वाला मतलब समाज, क्योंकि व्यक्ति की बड़ी इकाई समाज होती है। तो न केवल खुद को बल्कि बड़ी इकाई समाज को भी तुम्हें आलोकित करना है। यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। सेतु बनो प्रज्ञा प्रयत्न के मध्य, शांति को सर्वमंगला हो जाने दो, खुश होंगे हम। इन निर्बल बाहों का यदि उपहास तुम्हारा क्षणिक मनोरंजन करता हो, खुश होंगे हम। ये कविता का अंतिम बंद है। देखें कविता को, व्याख्या करते हैं। तुम किशोर तुम तरुण, तुम्हारी अगवानी में खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन। कवि यहाँ कहलवाना चाह रहा है पुरानी पीढ़ी के माध्यम से कि सुनो कि हम तुम्हारे स्वागत के लिए बड़े आतुर हैं और तुम हो कि अभी असंतोष और शोक से ग्रस्त हो, इसलिए अपने आप को तैयार करो और हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं, आतुर हैं। खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन, अर्थात हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं और एक ऐसे नए पथ पर तुम्हें भेजना चाहते हैं जिस पथ पर यद्यपि माहौल जो है, परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत होंगी, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तय बना रहे हैं। तो खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन, तुम जिस पथ पर अग्रसर होगे उस पथ की जो काई है, जो फिसलन है, अर्थात उस रास्ते की जो विपरीतता है, उसकी फिसलन की, उसकी रपट को, उसके खुरदरेपन को, उसकी चिकनाई को हम साफ कर रहे हैं। अर्थात तुम्हारे लिए एक मंगलकारी रास्ता, लोक कल्याणकारी रास्ता का निर्माण कर रहे हैं जिस पर तुमको चलना है। खोद रहे जहरीली घासें, और इस रास्ते में क्या है? जहरीली घासें हैं जो जिनसे टकरा करके तुम चोटिल हो सकते हो। तुम्हारे तन पर, शरीर पर घाव हो सकते हैं, लेकिन इन रास्तों से हम इन जहरीली घासों को भी दूर कर रहे हैं और इनमें से होकर के तुम्हें पगडंडियां निकाल कर हम प्रदान कर रहे हैं। कहने का मतलब युवाओं को जो व्याप्त अनिर्णय है, असंतोष है, निराशा है, असफलता से जो क्षुब्ध जीवन है, अव्यवस्थित जीवन से बाहर निकालने की बात यहाँ पर कही गई है। गुम्फित कर रखी है हमने ये निर्मल निश्चल प्रशस्तियाँ, और हमने तुम्हारे लिए जो प्रशस्ति गान है, जो हमारा निर्मल है, निश्चल है, हमारा जो प्रशस्ति गान है आपके प्रति, ये प्रशस्ति गान हमने इकट्ठा करके अभी तक रखा हुआ है अनुभवों के रूप में। आओ इनको अब तुम संभालो और ये तुम्हें प्रेरणा का कार्य करेंगी। ठीक है, एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम आतुर हैं। अतः तुम एक नए रास्ते की ओर प्रस्थान करने वाले हो। ठीक है, और वो रास्ता बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा है, बड़े ही विपरीत माहौल में है। उस रास्ते की जो कठिनाई है, उस रास्ते में जो परेशानियां आएंगी, उन सारी कठिनाई और परेशानियों को हम तुम्हें पहले से ही अवगत करा रहे हैं। खुरच रहे का मतलब हम उसको साफ कर रहे हैं, लेकिन साफ करने का मतलब यहाँ ये है कि तुम्हें आगे जो अपना भविष्य का जीवन तय करना है, उस जीवन में तुम्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए, भविष्य को जीने के लिए तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य खोना नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम हमारे द्वारा गाई जा रही प्रशस्तियाँ जो निर्मल हैं, कोई जिसमें गंदगी नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, निश्चल हैं, छल नहीं है उसके अंदर,
ठीक है। तो हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखो पुरानी पीढ़ी के प्रति, और आओ आगे आओ, अपना दाएं भाग लो और तुम प्रसन्न मन से आओ आगे आकर के अपना ये दाएं भाग संभालो। अपना अपना कहने का मतलब तुम अपना उत्तराधिकार प्राप्त करो हमसे। कहने का मतलब पुरानी पीढ़ी का उत्तराधिकार नई पीढ़ी पर ही जाता है। तो अब ये तुम्हारा दायित्व बनता है कि हमने जो शेष कार्य छोड़े हैं, या हमने जो अपने ऐसे जो हमने प्रण लिए थे, उन प्रणों को, उन शेष प्रण को, शेष कर्तव्यों को अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम उनको पूरा करो। अतः अब तुम्हारे उत्तराधिकार आप ही हैं। तो आओ आगे बढ़कर अपना ये अधिकार, अपना उत्तराधिकार ये संभालो और अपने सपनों को पूरा करने की खातिर, तुम नहीं तो और किसे हम देखें बोलो। कवि यहाँ कह रहा है कि अब हमारे जो स्वप्न हैं, हमने जिन सपनों को बुना था अपने जीवन में, वो स्वप्न पूरा करने के लिए अब हम तुम्हारी ओर ही देख रहे हैं। हमारी आशा और विश्वास की नजरें तुम्हारी तरफ ही उठ रही हैं। तो इसीलिए हम तुम्हारा विरोध तुम्हारे कल्याण और भले के लिए कर रहे हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हमारे इस विरोध में मल नहीं, छल नहीं, निर्मल है, निश्चल है। इसलिए आगे बढ़कर अपना अधिकार प्राप्त करो और हमारे और तुम्हारे दोनों के इन सपनों को पूरा करने की खातिर एक कल्याणकारी रास्ते पर आगे बढ़ो। अब हम तुम्हारी नहीं ओर देखें तो बताए हम और किससे कहें, किसकी ओर देखें। तो निबिड़ अविद्या से मन मूर्छित तन जर्जर है, भूख प्यास से व्यक्ति दुख दैन्यग्रस्त है, दुविधा में समुदाय पस्त है। यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में इस अंश के अंतर्गत, गद्यांश के अंतर्गत कवि ने आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के बाद के भारत की जो दशा हुई है, उस दशा को व्यक्त किया है और नई पीढ़ी से अपेक्षा और आशा लगाता है कि वो अपनी हिम्मत, अपने धैर्य और अपने ज्ञान के बल पर और अपने कर्मठता से इस आधुनिक भारत की इस दीनता को, इस दयनीयता को, इस स्थिति को बदले। कौन सी स्थिति? निबिड़ अविद्या से मन मूर्छित। इस भारत देश का जो मन है वो आज मूर्छित है। किससे? निबिड़ अविद्या से। निबिड़ का मतलब घनापन और अविद्या का मतलब अज्ञानता। घोर अज्ञानता से आज इस भारत देश का मन मूर्छित है। इसका शरीर जर्जर है। किससे? भूख और प्यास से। भूख और प्यास क्यों हो रही है? क्योंकि वर्ग भेद की दीवार आज आधुनिक भारत में सर्वत्र बहुत ऊंची, बहुत नीच चौड़ी खाई दिखाई दे रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, शोषण चरम पर है। तो इसीलिए यहाँ की जो जनता है उसका जो शरीर है वो जर्जर है। ठीक है। भूख और प्यास से जर्जर है। व्यक्ति दुख और दैन्यग्रस्त है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दुख से और दीनता से ग्रसित है। दुविधा में समुदाय पस्त है। और दुविधा का मतलब क्या करूं क्या ना करूं, अर्थात निर्णय की स्थिति। तो ये समुदाय है पूरा का पूरा पस्त हो गया है, टूट गया है, धराशायी हो गया है। किससे? निर्णय की स्थिति से। निर्णय की स्थिति क्यों हुई? क्योंकि इस आधुनिक भारत के अंतर्गत क्या है? मूढ़ता है, अज्ञानता है, रूढ़ी है, सांप्रदायिकता है, शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, जातिवादी, ठीक है, और भुखमरी और शोषण। इन सब से क्या है कि पूरा का पूरा जो समुदाय है, जो समाज है, आज निर्णय की स्थिति में पहुंच चुका है और उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, किधर चला जाए, किधर नहीं चला जाए, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इसीलिए ऊपर क्या कहा कवि ने? अपने सपनों को पूरा करने की खातिर हम तुम्हारी नहीं और तो बताइए किधर देखें। ये कवि ने कहा था पहले 2 पंक्तियों में। तो कवि
नई पीढ़ी के प्रति बड़ी आशान्वित दृष्टि से देख रहा है और उसको ऐसी राह की ओर जाने के लिए इंगित करता है, इशारा करता है, जिस पर इस आधुनिक भारत की दशा में सुधार आए। ठीक है, क्या कहता है फिर कवि, लो मशाल अब घर घर को आलोकित करते। ये पंक्ति जो है इस पूरी कविता का सार है। क्या सार है कि अतः अब तुम अपने हाथों में मशाल ले लो और इस समूचे भारत देश को, हर प्रत्येक घर घर को प्रकाश से भर दो। और ये मशाल एक नया प्रतीक है इस कविता के अंतर्गत। ठीक है, प्रतीक मैंने क्या बताया आपको कि लो मशाल, मशाल का मतलब ये है कि अब तुम ऐसा कोई गलत काम मत करो, गलत मत सोचो। ठीक है, अपने हाथों में हमारे द्वारा दिए गए अनुभव के आधार पर एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ो जिससे कि जो लोक कल्याणकारी रास्ता है, लोगों का भला करो, खुद का भी भला करो और लोगों का भी भला करो। अर्थात इस प्रत्येक घर को तुम अपने इस ज्ञान के और कर्म के प्रकाश से, अपने कर्मठता के प्रकाश से लोगों के अज्ञानता को दूर करो, लोगों के मन में बैठी हुई दुविधा को दूर करो और उनको जीने का एक नया रास्ता दिखाओ। सेतु बनो प्रज्ञा प्रयत्न के मध्य, शांति को सर्वमंगला हो जाने दो। और हे नई पीढ़ी, तुम्हारा यह दायित्व है कि अब तुम सेतु बनो अर्थात पुल बन जाओ प्रज्ञा और प्रयत्न के मध्य। प्रज्ञा यानी ज्ञान बुद्धि और प्रयत्न यानी कर्म। कहने का मतलब तुम्हारे अब व्यवहार में, तुम्हारे अब कर्म में ज्ञान और कर्म के बीच सामंजस्य होना चाहिए। जीवन केवल ज्ञान के बल पर नहीं चलता, जीवन केवल कर्म के बल पर नहीं चलता, अपितु ज्ञान और कर्म के बीच का जो सेतु है वो तुम्हें बन करके जीना पड़ेगा, जीना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे जो भी व्यक्ति या नई पीढ़ी जब कोई भी प्रयत्न करेगी अर्थात कर्म करेगी अर्थात प्रयास करेगी अर्थात नए नए निर्णय लेगी, वो निश्चित ही निर्णय प्रज्ञा से प्रभावित होने चाहिए, प्रज्ञा से मंडित होने चाहिए। अर्थात वो सारे के सारे प्रयत्न या कर्म या निर्णय भावों के आवेश में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो निर्णय बल्कि ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर या विवेक और ज्ञान की तराजू में तुले हुए होने चाहिए। तब वो प्रयत्न करने के उपरांत जो शांति पैदा होगी वो निश्चित ही शांति सर्वमंगला होगी। सर्वमंगला का मतलब है यहाँ सभी प्रकार से मांगलिक अर्थात शुभ कल्याण करने वाली। ठीक है, तो अब तुम अपने कर्म से और प्रज्ञा से सर्वत्र शांति का विस्तारित करो और इस आधुनिक भारत को अपनी कर्मठता से एक ऐसी नई सृष्टि का निर्माण करो जहाँ पर शांति सर्वत्र विस्तारित दिखे, सर्वत्र प्रसारित दिखे। अर्थात व्यक्ति के मन में जो तप्त है, जो दग्ध है, ठीक है, जो दुविधा है, जो दीनता है, जो जर्जर है, वो सब समाप्त हो जाए। खुश होंगे हम और तभी हम खुश होंगे जब तुम ऐसा ऐसा काम करोगे। इन निर्बल बाहों का यदि उपहास तुम्हारा क्षणिक मनोरंजन करता हो, खुश होंगे हम। और अपने आप को, पुरानी पीढ़ी यहाँ क्या कह रही है, निर्बल बाहें। क्यों? क्योंकि शक्ति का अगर पुंज होता है तो वो युवाओं में होता है। तो अपने आप को कैसे कह रही है कि हम निर्बल हैं, हमारी बाहें में अब वो शक्ति नहीं है जो आपकी अवस्था की उम्र में हमारे अंदर हुआ करती थी। इसलिए इन निर्बल बाहों का यदि तुम्हारा उपहास, तुम अगर उपहास करते हो हमारा निर्बलता का, हमारी दीनता का, हमारी निर्बलता का तुम अगर उपहास करो और इससे तुम्हारा क्षणिक मनोरंजन भी होता हो, तो भी हम तुमसे शिकायत नहीं करेंगे, उल्टे हम खुश होंगे। कोई बात नहीं,
आज ये युवा पीढ़ी कम मैच्योर है, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्था के अनुसार व्यक्ति आचरण करता है, उसके अंतर्गत आदमी के अंतर्गत विवेक आता है। तो यहाँ पर क्या है, पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी के प्रति क्षमता का भाव है, उसको क्षमा करने का भाव है। अनदेखा, अनदेखा का मतलब उसकी दृष्टता को, उसकी मूढ़ता को यहाँ पर अनदेखा किया गया है और उससे आशा लगाई गई है कि वो युवा पीढ़ी इस आधुनिक भारत की दीनता को दूर करने में अपनी कर्म और प्रज्ञा का इस्तेमाल करे, यूज करे। ये कविता इस तरह से पूर्ण होती है और इस कविता के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको, समय की बाध्यता है क्योंकि वीडियो लंबी ये हो चुकी है। चलो आगे के कक्षा में हम फिर लोग और चर्चा करने के उपरांत इस तरह की नई कविता और नए कवि के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।